हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और यानी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। न्यूट्रिशन जो है वो अलग अलग चीज़ों में हम पढ़ चुके थे, एमीबा में, पैरामीशियम में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, सारी चीज पर। बट आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन डाइजेस्टिव ह्यूमन बीइंग, यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आज हम क्या करें वो पढ़ने वाले हैं। तो उसी में पढ़ेंगे। ये दो टॉपिक जो है वो लगभग एक आपस में क्या वो सेम ही है। या तो हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ें या न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स पढ़ें। मानव में पोषण आज क्या पढ़ने वाले हैं, मानव में पोषण, और ब्रैकेट में लिखेंगे मानव पाचन तंत्र। जब हम मानव में पोषण पढ़ेंगे, अच्छा हमको ये एक चीज बताओ कि जब मानव पाचन तंत्र पढ़ेंगे उसमें हमको तो ऑलरेडी पढ़ना ही है कि फूड पहले जो है ईटिंग का प्रोसेस, खाने का प्रोसेस यानी डाइजेस्ट होने का प्रोसेस, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से। फूड सबसे पहले कहाँ जाता है, माउथ से। फिर अलग अलग पार्ट हम उसका पढ़ेंगे, ठीक है, यानी वो किस पार्ट में जाएगा, अलग अलग माउथ से। फिर जो है वो सब फाइबर से कहाँ जाएगा, इंटेस्टाइन, स्टमक, ये सब कुछ। फिर लास्ट में एनएस से बाहर निकल जाएगा। ये हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। और ह्यूमन बीइंग, मानव में क्या पोषण, तो उसमें भी हम यही सेम चीज पढ़ने वाले हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए टॉपिक जो हमारा दिया है वो सिंपल सा टॉपिक दिया है कि मानव में पोषण दिया है, और उसके बाद क्या दिया है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी मानव पाचन तंत्र। ये दोनों टॉपिक क्या है, सेम है। अगर हम एक चीज यहाँ पे देखते हैं, या हम ह्यूमन के सभी बॉडी पार्ट्स को देखेंगे, उसमें हर एक बॉडी पार्ट्स को पढ़ेंगे, चाहे ब्रेन हो, चाहे जो है वो हैंड हो, लेग हो, कोई भी चीज हो, लीवर हो, हर एक बॉडी पार्ट को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो उसमें हम जो है हार्ट के बारे में पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम पढ़ ही किस टॉपिक को रहे हैं, ह्यूमन्स के पार्ट्स को। तो क्या अगर हम पाचन तंत्र को पढ़ेंगे तो उसमें ये नहीं पढ़ेंगे कि फूड जो है कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ से लास्ट में क्या होता है, एंड होता है। तो ये दोनों चीज लगभग क्या है, सेम है। तो हम आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं कि दोनों टॉपिक में हम जो है वो एक ही चीज को बार बार यहाँ पे समझने वाले हैं। हम पोषण चैप्टर बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं, लगभग 2 दिन हमारा क्लास बेस पे आ चुका है। पैरामीशियम पे हो या फिर एमीबा पे हो या फिर प्लांट्स पे हो, या पोषण जो है पेड़ पौधा, जीव जंतु और छोटे छोटे जीव जंतु, ये सब तो पढ़ लिए हम पहले ही पढ़े थे। इंजेक्शन, फूड, भोजन का ग्रहण, फिर भोजन का क्या पाचन, फिर उसका क्या अवशोषण। ये सब चीज हम जब पढ़ ही लिए ना, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जब हम पढ़ेंगे कि मानव में पोषण, तो उसमें भी हम यही चीज पढ़ते हैं, इंजेक्शन, डाइजेशन, ये डाइजेशन, ऑब्जर्वेशन, एसिमिलेशन। तो ये सब चीज हम जो है पहले ही पढ़ चुके हैं। लेकिन अभी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या करता है वो एक बार हम यहाँ पे देखेंगे। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब ही है वो सिस्टम जो स्पेशली भोजन ग्रहण करने से लेके, भोजन को जब हम ऑब्टेन करते हैं वहां से लेके, और जब भोजन का एसिमिलेशन का प्रोसेस जो होगा, हम भोजन ग्रहण करेंगे, वो पचेगा, पचने के बाद क्या होगा, ब्लड में मिलेगा और फिर बॉडी हमारा उसका यूज करेगा, तब हमारा बॉडी क्या होगा, ग्रो होगा। और लास्ट में जब अनवेस्ट बचेगा, अनडाइजेस्टेड, वो बाहर निकलेगा। तो ये सब चीज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है। अब ह्यूमन्स के अंदर बहुत सारा सिस्टम है, रिस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन प्रक्रिया, श्वसन तंत्र, उसके बाद एक्सक्रिएशन। जब सब चीज हो जाएगा तो फूड क्या होगा, बाहर बॉडी से। अनडाइजेस्ट फूड हम लोग तो शरीर में रख नहीं सकते हैं। तो मानव के अंदर लगभग 3 तंत्र है, एक तो डाइजेस्टिव, रिस्पिरेटरी और एक्सक्रिएशन।
ये मेनली 3 है। एंड सर्कुलेशन, ये भी एक सिस्टम है, लेकिन ब्लड जब हम लोग सर्कुलेशन या ब्लड सर्कुलेशन पढ़ते हैं तो ब्लड जो है, तो अब हम जो है वो डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका इंट्रोडक्शन तो हम लोग कर ही लिए हैं, तो हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, न्यूट्रिशन इन, यानी मानव में क्या पोषण, ठीक है। तो मानव में पोषण हम जब पढ़ेंगे तो उसमें हम उसके हर एक पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, और हर एक पार्ट्स के बारे में पढ़ते हुए उसका क्या फंक्शन होता है वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे ह्यूमन बींग्स होगा। अब ये जो प्रोसेस स्टार्ट होता है, यानी मानव में पोषण जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, और कौन से पार्ट से स्टार्ट होता है, पहले कहाँ पे फूड आता है, पहले कहाँ पे फूड आता है, वो सब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है मेनली कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, एलिमेंट्री कैनल। क्या बोले हैं कि जो मानव पाचन तंत्र है उसके पास एलिमेंट्री कैनल होता है। क्या होता है? एलिमेंट्री कैनल। और होता है ग्लैंड्स। क्या होता है? ग्लैंड्स। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल। एंड ग्लैंड्स। इसके पास क्या होता है? एलिमेंट्री कैनल होता है और ग्लैंड्स होता है, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे बनता है? तो बहुत सारे ऑर्गन्स को मिला के हम लोग जो है एक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन ये जो बहुत सारा ऑर्गन को हम लोग मिलाते हैं तो वो हमेशा सीक्वेंस में होता है। किसमें होता है? सीक्वेंस में। सीक्वेंस मतलब होता है एक क्रमबद्ध। पहले कौन सा पार्ट आएगा? पहले वो पार्ट आएगा जहाँ पे फंक्शन पहले होगा, जहाँ पे पाचन तंत्र में जो पहला अंग होगा वो हम कैसे निर्धारित करेंगे? तो निर्धारित करेंगे कि कौन सा अंग पहले काम करेगा पाचन तंत्र में। तो पहले कौन सा अंग का काम करता है पाचन तंत्र में? यानी मुख। क्या कहेंगे? यानी माउथ। तो यहाँ पर वही लिखा है, द वेरियस ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बीइंग इन सीक्वेंस एंड फॉर्म ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ हम लिखेंगे द वेरियस ऑर्गन इन सीरियल वन together form human digestive क्या सिस्टम। अब हम जो यहाँ से सीरियल वाई लिखेंगे तो वो ऑर्गन पहले लिखेंगे। जब हम पाचन क्रिया स्टार्ट करते हैं तो कौन सा ऑर्गन जो पहले आता है वो ऑर्गन का नाम लिखेंगे। तो पहले आता है माउथ। पहले क्या आता है? माउथ। पहले आता है हमारा माउथ। अब ये एरो का मतलब है माउथ के बाद फूड जो है क्या करेगा? ट्रांसफर। उसके बाद आता है ओइसोफैगस। ओइसोफैगस को हम लोग कहते हैं फूड पार्ट। क्या कहते हैं? भोजन नलिका। क्या कहते हैं? भोजन नलिका। जहाँ से ये क्या है? ये फूड पार्ट है। भोजन यहाँ से क्या करता है? पास करता है। यानी ओइसोफैगस को हम लोग कहते हैं फूड पार्ट। अब माउथ में फूड आया,
फिर ओइसोफेगस में गया, एंड ओइसोफेगस में जाने के बाद यह जो है फिर कहाँ पे जाएगा, स्टमक में। कहाँ जाएगा, स्टमक में। स्टमक में जाने के बाद जाएगा इंटेस्टाइन। अब हम लोग को पता है कि इंटेस्टाइन दो होता है, आंत कितना होता है, दो, एक छोटी आंत एक बड़ी आंत। तो छोटी आंत नाम से छोटी है लेकिन वह सबसे बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत नाम का बड़ी है लेकिन सबसे छोटी होती है। तो पहले आता है क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन। पहले क्या आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद कहाँ पे आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर आता है लार्ज इंटेस्टाइन। ये तो हो गया क्या। अब हम यहाँ जो है ग्लैंड्स के बारे में देखेंगे। ये हमारा ग्लैंड्स, ग्लैंड्स। तो ग्लैंड्स करने का मतलब जहां से कुछ सीक्रेट होता होगा, सीक्रेट मतलब जहां से कुछ निकलता होगा। जैसे हम लोग में स्लेवरी ग्लैंड होता है जहां से लार निकलता है, लीवर होता है, पैनक्रियाज होता है जिसमें से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है जो बड़ा ही होता है। तो ग्लैंड्स हम लोग लिखेंगे, ग्लैंड्स के जो पार्ट होता है वो स्लेवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड पैनक्रियाज लिखेंगे। स्लेवरी ग्लैंड्स, स्लेवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैनक्रियाज। तो ये सब जो है वो किसका टाइप है, ग्लैंड्स का। हम कभी भी ग्लैंड्स का नाम सुनेंगे तो तीन चीज हमको हमेशा याद रखना चाहिए। एक तो लीवर यानी यकृत, लीवर का हिंदी क्या होता है, यकृत। उसके बाद स्लेवरी ग्लैंड जहां से लार निकलता है, उसके बाद पैनक्रियाज, पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज में से कौन सा जूस निकलता है, पैनक्रियाटिक जूस। यानी ये ग्लैंड वो पार्ट होता है जहां से कुछ ना कुछ, इसमें से भी सलाइवा निकलता है, इसमें जो पैनक्रियाटिक जूस निकलता है इसमें से भी निकलता है। तो तीनों में से कुछ ना कुछ जो है वो, और ये तीनों में से जो भी चीज निकलेगा वह फूड को डाइजेस्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तभी इसको जो है क्या कहा गया है, ग्लैंड्स। तो ग्लैंड्स में यही काम होता है। उसके बाद ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल जो है वह माउथ से लेके एनस तक जो है 9 मीटर लंबा ट्यूब है। तो हम क्या कहेंगे, ये जो एलिमेंट्री कैनल है, यानी ये एलिमेंट्री कैनल, ये क्या है, एलिमेंट्री कैनल। आप क्यों ध्यान, अब ये एलिमेंट्री कैनल रन फ्रॉम माउथ टू माउथ से लेकर एनस तक, ठीक है। अब यहां से यहां तक का इसका दूरी जो है, डिस्टेंस जो है वो कितना है, 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब, यानी 9 मीटर लंबा ट्यूब के संरचना की तरीका से, ठीक है, एक पाइप का तरीका से होता है। वही पाइप एक दूसरे से कनेक्ट होता है धीरे धीरे करके, उसका सेम स्ट्रक्चर ऐसे होता है जैसे यहाँ पे दिया है वाले पिक्चर में, ठीक है। तो ये पिक्चर यहाँ पे क्या दिखा है, यानी यहाँ से लेके और जो एनस पार्ट यहाँ है, ये सीधा सीधा जो है वो 9 मीटर लंबा होता है। कितना होता है, 9 मीटर लंबा। और 1 मीटर पता है लगभग हम लोग जो गांव घर में यूज करते हैं, 1 हैंड, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना होता है, लगभग 1 मीटर के आसपास। तो 1 मीटर इतना होता है। अब सोचो कि इतना डिस्टेंस 9 बार हमारे मुख से लेके एनस तक वो पार्ट है। ये पार्ट इस तरीका से व्यवस्थित है, धीरे धीरे करके उसको मोड़ा गया है इधर से उधर। अब जिस यहाँ पे दिख रहा है, तो ये इंटेस्टाइन जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो दिख रहा है लार्ज है,
और ये है लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल है। तो ये इंटेस्टाइन ही आपस में ऐसे 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 करके क्या हुआ है, बना हुआ है। और उससे फिर डायरेक्ट कौन सा है, लार्ज इंटेस्टाइन। फिर वो भी एक तरीका से ऐसे सीरियली बाय है, ठीक है। अगर जो है यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे ऐसे करके आता है, यहाँ ऐसे क्या निकलता है, NSS। और फिर उसी जगह पे जो है यहाँ पे ये स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, और उसी के जस्ट इधर से कौन आता है, लार्ज इंटेस्टाइन। और फिर यहाँ पे क्या बना देता है, ये हो गया लार्ज इंटेस्टाइन, ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। दो ही पार्ट का नाम बता, माउथ ओएसोफैगस, ये सबका डिस्टेंस 9 मीटर लॉन्ग, एक ट्यूब के तरीके से। ट्यूब में क्या है, मतलब ट्यूब के तरह वही स्ट्रक्चर कुछ जो है इसका होता है। तो ये सारा चीज जो है वो एलिमेंट्री कैनल के अंदर आता है। अब समझ गया कि एलिमेंट्री कैनल हम किसको कहेंगे, एलिमेंट्री कैनल का जब भी नाम सुनो तो सीधा सा जो है माउथ से लेके कहां तक का पार्ट्स को एलिमेंट्री कैनल कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो दिया गया है वो ग्लैंड के बारे में हम लोग पढ़ ही लिए। उसके बाद जो डक्ट्स होता है, बहुत सारे ग्लैंड का डक्ट होता है निकलने का रास्ता, ओपन इनटू द एलिमेंट्री कैनल। और वो सब डक्ट, ग्लैंड का जो डक्ट होता है वो सब डक्ट कहाँ पे जाके ओपन होता है, एलिमेंट्री कैनल में। यानी जो सैलिवरी ग्लैंड का डक्ट होगा, ये जो इसका होगा और जो इसका होगा, ये सब जो है ओपन कहाँ पे होगा, ओपन होगा हमारा एलिमेंट्री कैनल में। जितना ग्लैंड वाला डक्ट है वो सब कहाँ पे ओपन होता है, एलिमेंट्री कैनल। उसके बाद जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वह अलग अलग स्टेप में अपना न्यूट्रिशन को पूरा करता है। यानी पहले से कहाँ स्टार्ट होगा, उसके बाद किस ऑर्गन में टूट जाएगा, वो तो सीरियली हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। बस इसी तरीका से जो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम का सिस्टमेटिक तरीका से बना हो। तो इसमें पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है इंजेक्शन का। क्या होता है, इंजेक्शन। तो इसमें जो फर्स्ट होगा, फर्स्ट स्टेप वो क्या होगा, इंजेक्शन का। यहाँ पे फूड क्या होता है, ऑब्टेन होता है, फूड को पहले आदमी क्या करेगा, ऑब्टेन करेगा। फिर ये कहाँ पर भेजता है, डाइजेस्ट, यानी क्या, इसका पाचन होगा। अब एक चीज बताओ, अगर फूड ऑब्टेन कर लिया गया है, उसका डाइजेशन भी हो जाएगा, वो डाइजेस्ट भी हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, अगर फूड इंजेक्शन हो गया, डाइजेशन हो गया, तो उसके बाद जो है कौन सा प्रोसेस होता है, एब्जॉर्प्शन का, अवशोषण का। क्या होता है, अवशोषण का। अवशोषण मतलब उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेगा। अब अगर फूड आदमी ले लिया, उसको क्या कर लिया, डाइजेस्ट कर लिया, तो अब तीसरा चीज क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन। इसी को हम लोग कहते हैं एब्जॉर्ब। अब एब्जॉर्ब कर लेगा तो फिर इसका क्या करेगा, यूज करेगा। क्या करेगा, यूज। एंड बाद में क्या करेगा, यानी बाहर निकलेगा। ये 5 प्रोसेस हो जाता है, 1 2 3 4 और 5। तो ये 5 स्टेप पे जाके आदमी का जो पूरा डाइजेशन का काम क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। और इसी में मानव पोषण का भी प्रक्रिया खत्म हो। आदमी खाना खाएगा, डाइजेशन कहलाएगा, उसको डाइजेस्ट के लिए भेजा तो डाइजेशन कहलाएगा, उसका अवशोषण करेगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्प्शन कहलाएगा, फिर उसका उपयोग करेगा तो एसिमिलेशन कहलाएगा, एंड बाद में क्या करेगा, उसका इजेशन करेगा,
यानी बाहर। ये टॉपिक जो है वो खत्म हो जाता है, इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि हम इससे पहले वाले लेक्चर में इंजेक्शन के बारे में, डाइजेशन के बारे में, एब्जॉर्प्शन के बारे में, एसिमिलेशन के बारे में और इजेशन के बारे में लिखा चुके हैं। सबके पास होगा लगभग, उसको तो लिखने का जरूरी है नहीं। तो ह्यूमन में भी कुछ ऐसा ही प्रोसेस होता है, जो प्रोसेस हम पढ़े थे इससे पहले प्लांट एनिमल्स में, न्यूट्रिशन में, वो सेम इसमें होता है ह्यूमन बीइंग। और इसका मेन था कि पार्ट्स का नेम सिस्टमेटिक तरीका से बना हुआ, ग्लैंड्स का नेम और डक्ट जो होता है यानी ओपेनिंग रूट, वो हमारा जो है एलिमेंट्री कैनल में जाके क्या होता है, ओपेनिंग होता है। ये टॉपिक को यही खत्म हो जाता है। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो डेंटल के बारे में, डेंटल पेरिस के बारे में। अब यानी दांत का क्या ध्यान रखना, उसका केयर करना। कभी कभी कैविटीज लग जाता है, अधिक मात्रा में अगर हम शुगर खा लिए, अधिक मात्रा में जो है फास्ट फूड खा लिए, फास्ट फूड में कुछ नहीं होता है, वो फूड क्या होता है पूरे तरीका से पका हुआ होता है, पका हुआ तो ये तो है। और फास्ट फूड जैसे कि जंक फूड वगैरह सब, इससे जो है वो माउथ में क्या होता है, वो टिप्स में वो कैविटी लग जाता है, हम लोग डेंटल कैविटी। और डेंटल कैरिज हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे कि जो हार्ट, जो ठोस है और हार्ट के साथ साथ आउटर है, क्या है बाहर में है ना, तो हार्ट आउटर कवरिंग ऑफ टूथ इज कॉल्ड इनेमल। क्या कहते हैं, इनेमल, जो कि हम लोग पिक्चर नंबर 40 में देख सकते हैं। अब देखो, अगर हम लोग दांत का यहाँ पे पिक्चर बनाए, क्या तो ये सबसे उसका अपर पार्ट हुआ, लेकिन इसमें जो है यहाँ पे इसमें 3-4 पार्ट होता है। अब तो इसका जो सबसे ऊपरी का लेयर है ये है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो सबसे आउटर लेयर को हम लोग क्या कहेंगे, ENAMEL, तो टिथ के सबसे ऊपर के लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, इनेमल कहते हैं, जो हार्ड होता है और क्या होता है, कवर होता है। उसके बाद जो हमारा वो लेयर आता है वो है डेंटाइन का, यानी जो सेकंड फेज का लेयर होगा ये वाला, वो क्या होगा, डेंटाइन का होगा। उसके बाद आ जाता है पुल्प या पल्प कैविटी। जब कैविटी लगना स्टार्ट होता है, कंटेनिंग नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स, और जो दांत में दर्द कभी कभी और झंझनाहट जो होता है, वो झंझनाहट इस लेयर में जाके होता है, यानी यहाँ इसके पास क्या होता है, ब्लड वेसल्स होता है और नर्व्स होता है, नर्व्स नस वगैरह, और वो कनेक्ट होता है किससे, वो यहाँ से एनेमस और पल्प कैविटी। सॉरी, एनेमल के बाद क्या होता है, डेंटाइन होता है, एनेमल डेंटाइन, उसके बाद होता है पल्प कैविटी। और उसी कैविटी के साथ जो है बहुत सारा नर्व्स कनेक्टेड होता है, नर्व्स के साथ जो है वो हमारा ब्लड वेसल्स कनेक्ट होता है। अब ब्लड वेसल्स है, उसके पास ब्लड होगा कि नहीं, जो ब्लड के क्या करे, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। और इसी लेयर में कभी कभी जब चोट लग जाता है, अगर मान लो किसी को चोट लगा दांत में किसी चीज का, वो मान लो हल्का लगेगा तो फर्स्ट लेयर में जाके खत्म हो जाएगा, उससे तेज लगा तो सेकंड लेयर हो जाएगा। अगर चोट जो है वो थर्ड लेयर तक पहुंच गया तो हमको पता है कि थर्ड लेयर में हमारे दांत के पास जो है ब्लड वेसल होता है, नर्व होता है, नस होता है। अब अगर उसमें चोट लगा तो क्या होता है, हल्का हल्का करके पेन होना स्टार्ट होता है। दांत में पेन होना कैसे स्टार्ट होता है वो समझिए। जो दांत का तीसरा लेयर है यानी पल्प कैविटी, जिसके पास नर्व्स और ब्लड वेसल्स होता है, अगर उसमें हम लोग को क्षति होता है तो जो है क्या होगा, पेन करना स्टार्ट कर जाएगा। और दो ऊपर का लेयर का नाम क्या होता है, एक तो एनेमल और दूसरा डेंटाइन। क्या होता है, डेंटाइन,
तो ये तो हो गया टीथ का टाइप DENTINE, DENTINE तो ये दांत का फर्स्ट लेयर हो गया, ये सेकेंड और ये थर्ड। और थर्ड लेयर पे जब चोट लगता है तो हम लोग को पेन होना कब स्टार्ट हो जाता है। तो ये हो गया डेंटल, इस अभी तो टीथ के बारे में सब इसका इंट्रोडक्शन था, कौन सा लेयर कहाँ पे होता है। अब ये तो पता चल गया होगा कि जो टूथ एनिमल होता है वो सबसे हार्डेस्ट लेयर होता है। कौन सा लेयर होता है? सबसे हार्डेस्ट। उसके बाद और हम ये भी आप यहाँ पे समझ लेंगे कि जो टूथ एनिमल होता है वो हार्डेस्ट मटेरियल जो है हम लोग के पूरे बॉडी में सबसे हार्डेस्ट मटेरियल कौन होता है? एनिमल ही होता है। जो दांत का सबसे ऊपर का लेयर है ये एनिमल होता है, ये पूरे बॉडी का है सबसे हार्डेस्ट लेयर। ऐसा नहीं कि वो टूथ ही है तो वो हार्डेस्ट लेयर, वो पूरे बॉडी का सबसे ज्यादा ठोस पार्ट है। दांत जो बहुत क्या होता है, मजबूत होता है, ठीक है ना। अब एनिमल के जो जस्ट नीचे होता है वो होता है डेंटाइन, उसके जो जस्ट नीचे होता है, ठीक है, वो होता है पल्प कैपिटल। और याद रखो डेंटाइन इज सिमिलर टू बोन। क्या होता है? डेंटाइन जो होता है वो एक तरीका से हड्डी की तरह होता है। डेंटाइन इज सिमिलर टू बोन। तो यहाँ पे लिख लो, अगर हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे लिखना बहुत नेसेसरी है कि डेंटाइन इज सिमिलर टू बोन। डेंटाइन जो है वो बोन के लगभग क्या होता है? ये तो हो गया मतलब तो हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, जो डेंटाइन पार्ट होता है, डेंटाइन यानी इट इज सिमिलर टू बोन। ये किसके तरह होता है? बोन। इसके जस्ट ऊपर कौन होता है? अभी जस्ट हम पूछें, इसके जस्ट ऊपर एंड इसके बाद होता है पल्प एंड इट हैविंग ब्लड और ये हो गया हमारा फर्स्ट और हमारे दांत का जो लेयर होता है। इसके बाद ये लेयर नहीं, ये होता है गम। अब देखो, और इसके नीचे जो होता है वो होता है गम। अब गम ये जो है वो लगभग जो सबसे निचले वाले पार्ट में क्या हो आता है उसको हम क्या कहते हैं? गम कहते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ ए स्मॉल कैविटी, स्मॉल कैविटी का फॉर्मेशन दांत में ड्यू टू एक्शन ऑफ एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया इन प्रॉपर डेंटल केयर इज कॉल्ड डेंटल केयर। अब देखो डेंटल केयर होता है डेंटल केयर जब छोटे छोटे कैविटी, कैविटी का मतलब होता है होल। क्या होता है? होल। जब ये छोटा छोटा फॉर्मेशन, छोटा छोटा जो है वह स्मॉल कैविटी, स्मॉल होल, जब दांत में बैक्टीरिया के फॉर्मिंग के कारण जो जनरेट होता है, यानी एसिड फॉर्मिंग होगा, फिर बैक्टीरिया जनरेट होगा। उसके बाद जब दांत का इम्प्रॉपर केयर किया जाएगा तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? डेंटल केयर। यानी सिंपल सा मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं डेंटल
डेंटल कैरीज यहाँ पे क्या क्या है? डेंटल कैरीज करता है कि फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे फॉर्मेशन होगा स्मॉल कैविटी, इसी को हम लोग कहते हैं होल। तो स्मॉल कैविटी का यहाँ पे क्या हुआ? फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद ड्यू टू एसिड फॉर्मिंग, फिर यहाँ पे जनरेट होगा क्या? बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया यहाँ पे क्या होगा? जनरेट हो गया, ठीक है। ये पॉइंट बड़ा जो है बिल्कुल अलग है। यहाँ पे बैक्टीरिया जनरेट हुआ और इस बैक्टीरिया के कारण, अब देखो जेनेटिक बैक्टीरिया नहीं, यहाँ पे क्या होता है? एसिड फॉर्मिंग हो गया, ठीक है। देख जनरेट बैक्टीरिया, इसी को जो है कहा जाता है क्या? डेंटल। इसी को डेंटल कैरीज कहा जाता है, CARIES, CARIES। तो डेंटल कैरीज क्या होता है? स्मॉल कैविटी का फॉर्मेशन होगा, एसिड फॉर्मिंग के कारण बैक्टीरिया जनरेट होगा, एंड जब एसिड फॉर्मिंग के कारण बैक्टीरिया जनरेट हुआ तो वो स्मॉल कैविटी होल जो है ऑटोमेटिक वो बनेगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे एक पॉइंट और है, जब हम यहाँ पे इम्प्रॉपर केयर करते हैं, इम्प्रॉपर केयर ऑफ क्या? जब भी हम लोग दांत का इम्प्रॉपर केयर करेंगे, सही तरीका से ध्यान नहीं रखेंगे, तो डेंटल कैरीज क्या होगा वहाँ पे। अब इसके बारे में हम कल पढ़ने वाले हैं। डेंटल कैरीज का जो कुछ बच गया है, कुछ बस मेन पॉइंट तो वही है लगे, इसमें तो कुछ खास है नहीं। अब छोटा छोटा चीज़ बचे वो कल पढ़ेंगे। एंड हमारा जो अब नेक्स्ट वीक बायोलॉजी का लेक्चर होगा वो होगा रिस्पायरेशन के बारे में। क्या होगा? श्वसन। उसी में हम पढ़ेंगे श्वसन प्रक्रिया, श्वसन अंग, और जो है श्वसन कैसे होता है वो पढ़ेंगे, रिस्पायरेशन कैसे होता है। इसमें मेन पॉइंट है कि रिस्पायरेशन भी जो है ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड्स में क्या करता है? भाग लेता है। भोजन को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ने के लिए रिस्पायरेशन क्या है? बहुत नेसेसरी है। जिस तरीका से डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, मानव पाचन तंत्र के अंदर जो फूड माउथ से स्टार्ट होता है ब्रेक डाउन होना और कंटिन्यू कहाँ तक जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन तक, और फिर एनस से बाहर। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन तक प्रोसेस होता है, छोटा छोटा टुकड़ा में टूटता है, उसको फूड उसको जो है स्टमक डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट करने के बाद एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद उसका एसिमिलेशन यानी उसको यूज किया। तो रिस्पायरेशन भी कुछ ऐसे ही पढ़ेंगे। ये तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। एंड टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन, दो टॉपिक हम अगले, अब जो हमारा अगला वीक होगा उसमें आप बायोलॉजी का सीधे लेक्चर आएगा। तो टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन और रिस्पायरेशन के बारे में जो है वो पढ़ने वाले हैं कब? अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग जो है क्लास को डेली अटेंड करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।